Tam tam rock. ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम परिचर्चा कर रहे हैं एक अत्यंत सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय पर, और वो विषय है मिथिलांचल में सामाजिक सुधार। भारतीय संस्कृति के प्राचीन जनपदों में राजा जनक की नगरी मिथिला का अतीत जितना स्वर्णिम था, वर्तमान उतना ही दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मिथिलांचल से हमारा मतलब, या मैथिल समाज से हमारा मतलब, बिहार में गंगा नदी के उत्तर की तरफ जो, और उसके बाद भारत की सीमा को पार करके नेपाल की तराई में बसे हुए मैथिल भाषी लोगों से है। मिथिलांचल सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न प्रदेश है। हिंदी और संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान इस अंचल से हुए हैं। मंडन मिश्र के बारे में जो कहा जाता है कि शास्त्रार्थ करते थे, और इस प्रकार से कई बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो उसी स्थान के हैं। याज्ञवल्क्य हैं, और भी मैं नाम लूं तो शायद बहुत लंबी सूची तैयार हो जाएगी। उन प्राचीन शास्त्रों के बारे में जितना अध्ययन मैथिल समाज के, विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को रहा है, उतना भारत के बहुत कम लोगों को रहा है। उसी तरह ये अंचल कभी बहुत ही संपन्न था, आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न था, लेकिन प्राकृतिक विपदाओं के कारण आर्थिक रूप से वहां के लोगों की कमर टूटती गई और आर्थिक वैभव का ह्रास होता गया। रोजगार के लिए मिथिला वासियों को अन्य जगहों पर जाना पड़ा, और आज स्थिति यह है कि मिथिला समाज के लोग भारत के हर हिस्से में आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से आज भी जुड़े हुए हैं। मैथिल समाज की सबसे बड़ी विभीषिका यह है कि वहां पर सामाजिक सुधार जितनी तेजी से आने चाहिए, शिक्षा या अन्य जो सामाजिक सुधारों का जो सिलसिला जितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से हो नहीं पाया। उसके क्या कारण है, उसके खामियाजा कैसे मिथिला समाज के लोगों को भुगतना पड़ता है, खासकर वहां की महिलाओं को भुगतना पड़ता है, जिस समाज का सीधा संबंध माता जानकी से रहा है, माता सीता से रहा है। वहां पर दहेज जैसी विभीषिका का बड़ा विकृत और बड़ा विकराल रूप देखने को मिलता है। ये अविश्वसनीय बात है, लेकिन सच है। हालांकि मिथिला समाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि धीरे धीरे ये जो प्रोपोर्शन है, ये धीरे धीरे महिलाओं का कम होता जा रहा है। तो ये सामाजिक जो विपदा है, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, वो उसको मिथिलांचल के लोग किस रूप में लेते हैं। क्या उनके मन में एक विद्रोह है, क्या उनके मन में एक बगावत है उन सामाजिक स्थिति के बारे में, या उनके मन में एक क्षोभ है कि हम सामाजिक रूप से उन्नत रहें, हमारे यहाँ पुरुषों और महिलाओं के बीच जो एक बहुत बड़ी खाई है वो कम कर दी जाए। खासकर शादी विवाह में दहेज में जो एक विकृत रूप इस समाज के अंदर में है, उसको सुधारने के लिए भी वहां पर प्रयास शुरू हो रहे हैं, आंदोलन शुरू हो चुके हैं। उस आंदोलन से संबंधित लोगों से भी आज बातचीत करेंगे। बहरहाल हमारा आज का जो विषय है वो उस मैथिल समाज के अंदर जो सामाजिक विकृतियां हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, उनको कैसे, उनको सुधारने के लिए क्या प्रयास वहां किए जा रहे हैं। क्योंकि ये भारत का एक बहुत ही सुसंस्कृत समाज, सुसंस्कार युक्त समाज रहा है। इसने भारत के लोगों को काफी दिया है, ज्ञान दिया है, और आज खुद वो एक भुक्तभोगी हो गया। इनके चलते वो जितना विकास इनका होना चाहिए, जितना अवदान इनका होना चाहिए भारत में, तो नहीं हो पा रहा है। उस पर हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, और इसके लिए हमने उस समाज के 4 व्यक्तियों को बुलाया है, विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया है। उनसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊं। मेरे दाहिने ओर बैठे हैं श्री विवेकानंद झा, पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन वो विद्यापति स्मारक मंच के मुखपात्र हैं।
और आप सब जानते हैं कि विद्यापति मैथिल समाज के बहुत बड़े कवि थे, जिनका जन्म तुलसीदास से भी बहुत वर्ष पहले हुआ था, सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। और उस महान कवि के बारे में मिथिलावासी भी कहते हैं कि ये हमारे मैथिल समाज के कवि थे, और बंगाली भी उनको दावा करता है कि ये विद्यापति हमारे कवि थे, क्योंकि बंगला और मैथिल भाषा में काफी सामंजस्य है। और ये कहा तो यहां तक जाता है कि जो बंगला की लिपि है, जो बंगला की लिखावट है, वो मिथिलाक्षर या जो को संशोधित करके बनाई गई है। यही कारण है कि उसकी भाषा, उसकी जो उच्चारण काफी मिथिला से मिलता जुलता है। मेरे दाईं ओर बैठे हैं श्री पवन झा, स्वतंत्र पत्रकार है, कलकत्ता में रहते हैं। मेरे बाईं ओर बैठी है श्रीमती करुणा झा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी दहेज मुक्त मिथिला की उपाध्यक्ष हैं। ये रहती हैं नेपाल के एक राज विराज स्थान पर। और मेरे एकदम बाईं ओर बैठे हैं श्री महेश चंद्र झा, ये वैदेही परिषद के उपसभापति हैं, कोन नगर में रहते हैं, कोन नगर जिला हुगली में। आइए हम अपने बातचीत की शुरुआत श्री विवेकानंद झा से करते हैं। विवेकानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने मिथिलांचल के बारे में एक छोटी सी रूपरेखा बताई, उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये वहां पर जो आप लोग एक उसको दहेज मुक्ति समाज बनाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे दहेज का या सामाजिक विषमता या सामाजिक कुरीतियां ये भारतीय समाज में व्यापक रूप से है, क्योंकि हमारा समाज जातियों में बटा था और बहुत सांस्कृतिक रूप से उन्नत होने के बावजूद हमारे यहाँ स्त्रियों का शोषण या दहेज की प्रथा ये भी बहुत पुरानी है। तो क्या कारण है आपके समाज में, इसमें क्या उसका ये कुरीतियां किस रूप में है, कितनी व्यापक हैं, क्यों है, उसका क्या ऐतिहासिक कारण है, और उनको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए आपका जो क्या प्रयास कर रहे हैं, वो संक्षेप में विवेकानंद जी हम आपसे जानना चाहेंगे। संख्या सर्वप्रथम ताजा टीवी के सागर मंथन, जिसके उद्योक्ता श्री विश्वंभर नेवर जी, परिचय देने की आवश्यकता नहीं, जो सामाजिक कुरीतियों को कुरेद करके निकाल करके समाज परिष्कृत समाज हो, तो मैं पत्रकारिता के दृष्टिकोण से मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और मिथिलांचल की एक जो सांस्कृतिक धरोहर थी, बहुत बड़े बड़े सार्थवास वहां हुए। आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से लंबी फेरिस्त है उसकी, लिस्ट है उसकी, जिसमें कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, जनक, याज्ञवल्क, गौतम, कनाद, कपिल आदि से लेकर के आज के युग में यदि अर्वाचीन एवं प्राचीन संस्कृतियों का एक अमलगमेशन स्वरूप हो, तो उसमें देखा जाए तो सुमन जी, मधुप जी, अभी नागार्जुन हिंदी साहित्य लेकिन मैथिली साहित्य में यात्री, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, जिनका जन्मशती मनाया जा रहा है, इनका नाम है, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को अपनी लेखनी के द्वारा अन्य अन्य माध्यमों से सुधारने का प्रयास किया। लेकिन इस बदलते हुए राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जिसमें ये सब चीजें आ गई, भाषा से जुड़ी हुई है, जो हमारे नेवर साहब बताए, बंग लिपि भी समृद्ध हुई है मिथिलाक्षर से। तिरहुता स्क्रिप्ट जो कहा जाता है, लिपि कही जाती है। ध्यातव्य है जब तिरहुत कभी कमिश्नरी हुआ करती थी, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था और आज भी है, तो वहां से ये लिपि थी। आते आते अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कमर तोड़ दी वहां की, जिससे जो एक समय में बहुत ही समृद्ध सब तरह से मिथिलांचल का जो क्षेत्र था वो हुआ करता था। किंतु बदनसीबी अब देखा जाए तो धर्म से राजनीति या राजनीति से धर्म को अलग करने के लिए हमारे सांसद या विधायकगण अमेंडमेंट की आवश्यकता महसूस किए और
नहीं हो पाया और दहेज सब जगह है, जैसा कि इन्होंने अपने संक्षिप्त भूमिका परिचयात्मक वक्तव्य में कहा है तो, लेकिन कहीं लड़की के माता पिता खुशी खुशी से लड़कियों को दे करके विदाई करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहां मिथिलांचल में दुर्भाग्य से वो बाध्यता बस हो गई है, जिसकी लड़की सुयोग्य प्रतिभा सुसंपन्ना है, आर्थिक रूप से उसके माता पिता यदि संपन्न नहीं है तो योग्य वर से उनकी शादी नहीं हो पाती है, यदि हो भी पाती है तो उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो पाता है। इसके 2-3 कारण मेरे नजर में है। मैं ये कहना चाहूंगा, जिसके नाना पढ़े लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है जो उसका नाती या दौहित्र पढ़ा लिखा हो ही जाएगा। जिसके मां पिताजी पढ़े लिखे हैं, जिसके भाई पढ़े लिखे हैं, कोई जरूरी नहीं है जो उसका बेटा और उसका भाई भी पढ़े लिखे होंगे। लेकिन जहां की नारी स्त्री जिसकी मां पढ़ी लिखी होती है, उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे ही। मेरा तात्पर्य है, यदि स्त्री शिक्षा समीचीन रूप से हो तो हम समझते हैं जो दहेज की बहुत दूर तक समाधान हो जाएगी। लड़की और लड़के यदि आपस में पढ़े लिखे हो जाते हैं, अपने से स्वयंवर कर लेते हैं, तो दहेज की कोई वैकेंसी नहीं रह जाएगी, बहुत दूर तक उसका समाधान हो जाएगा। श्री विवेकानंद झा ने अपने शुरुआती वक्तव्य में 2 एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमारे यहां वैसे दहेज की अपनी एक परंपरा रही है, लेकिन अब जो स्थिति दहेज की, अब जिस पायदान पर पहुंच चुका है ये कुरीतियां, वो बाध्यतामूलक हो गया है, मजबूरी में देना पड़ता है, मांग करके लिया जाता है, और वो बाध्य होते हैं कि शादी में इतना रुपया आपको देना पड़ेगा दहेज के रूप में। उन्होंने कहा कि इसकी जो विडंबना है, इसका से निस्तार पाने के लिए इसका एक ही उपाय है, स्त्री शिक्षा। क्योंकि स्त्री अगर शिक्षित होती है तो बच्चे शिक्षित होते हैं, पिता से ज्यादा उसकी मां का प्रभाव पड़ता है। और स्त्री शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस तरह की कुरीतियों से, इस तरह की विपदाओं से हमको निजात मिल सकता है। हम उस पर की ओर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार श्री विवेकानंद झा ने इसके परिप्रेक्ष्य को भी बताया और आज क्या स्थिति है, क्या प्रयास चल रहा है, उसके बारे में बताया। इसके बाद हम स्वतंत्र पत्रकार श्री पवन झा से बात करेंगे। हमारे बीच में एक महिला भी है, श्रीमती करुणा झा, जो स्त्रियों के आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो मिथिला दहेज मुक्त मिथिला समाज बनाने के लिए प्रयासरत है। उनसे बात करेंगे। बहरहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। रमन्ने ना कोई बदनाम की लचकी कमर हुई ना काम। हाय मेरी कमर डालिंग दीवानी संडू पाम की, मैं तो खाके कसम ईमान की, मैं तो घूमो चारों धाम सर तड़के निकले जान। डालिंग दीवानी संडू पाम की, मैं तो मुन्नी दीवानी बदनाम सी, मैं तो नाचूं सुबह शाम डालिंग पीछे पड़ा जुकाम। नाची ऐसी बिना लगाम की, मैं तो डालिंग दीवानी संडू पाम की। एक बाम 3 काम संडू बाम। सब कुछ बढ़िया है सनी बाजी? सॉरी पानी माफ करो, गलती हो गई। बाकी सब बढ़िया? हाँ ठीक है। अरे सॉरी क्या सॉरी यार, बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? बढ़िया क्या बढ़िया? मेरा लक लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। सेंचुरी प्लाई अब GSS 145 के साथ शक्ति और भरोसे का अटूट जोड़, मजबूती की मिसाल, नया सेंचुरी प्लाई। समय की रेत पर छोड़े हैं जिन्होंने कदमों के निशान, इस भूमि पर अपनी मेहनत से बनाई है एक नई पहचान। जिंदगी में भरे पड़े हैं खुशियों के कई रूप, आत्मकथा धरोहर और उत्सव यानी जिंदगी का स्वरूप। वह जिंदगी क्रिएशन, वह जिंदगी। देखिए रविवार सुबह 10 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय इंडियन जेम एंड ज्वेलरी क्रिएशन एंड प्रिया बिस्किट।
जाता है जीरो तो कोई बन जाता है हीरो। मस्ती होती है चारों ओर, हर तरफ शोर ही शोर। दिखाते हैं जहां आप अपने हुनर के रंग, छा जाते हैं हम आपके कैंपस के संग। कौन सिकंदर कैंपस के अंदर, कौन सिकंदर कैंपस के अंदर। देखें सोमवार और बृहस्पतिवार शाम 6:30 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। अब तो क्लास 12 हो गया गाइस, व्हाट नेक्स्ट? I want to do fashion designing. आई थिंक सीए करना ज्यादा अच्छा रहेगा। I'm planning to do Montessori course. लेकिन कहाँ से करूँ, कब एनरोल करूँ, मुझे कुछ नहीं पता. But should I go for it now? I wanted to do graduation in interior designing. यार देखो तो पता ही नहीं क्या करना है। हे गाइस, कंफ्यूजन को करो दूर और देखो ताजा टीवी पर क्रॉसरोड्स, चूज योर राइट करियर ऑप्शन। क्रॉसरोड्स देखें हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। यहाँ की पुलिस एक्चुअली हमें बहुत हेल्प करते हैं। हम यहाँ पर आसानी से घूम फिर सकते हैं। आरक्षण होना चाहिए, अपने कंट्री में अपने पहचान बना पाएंगे। इकोनॉमी के हिसाब से रिजर्वेशन रखनी चाहिए। अब स्टूडेंट को बहुत प्रेशर दे रहा है। कि सिलेबस जो है वो थोड़ा डिवाइडेड हो सकता है। ये है एक ऐसा मंच जहाँ होती है सिर्फ आपकी आवाज, आपकी राय। मुझे भी कुछ कहना है, देखें शाम 5:50 पर, रात 10:50 पर, सिर्फ आपके अपने ताजा टीवी पर। आज हम परिचर्चा कर रहे हैं एक अत्यंत ज्वलंत सवाल पर। अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको उभार सके। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एनर्जी अनलीश होता है तो उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, पीएचडी हो, नंबर ऑफ सीट्स मस्ट इंक्रीज। मैं पुलिस में ऐसे लोग बता सकता हूँ जो कि साधुओं से भी अच्छे हैं। आप अगर समाज का सुधार करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा सरकार बने जो इस यूथ को आगे की तरफ बढ़ाए। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन देखें रविवार शाम 6 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। कमेंट्री बॉक्स सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं मिथिलांचल में सामाजिक सुधार, और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री विवेकानंद झा ने कई महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने बताया कि क्या वहां का ऐतिहासिक, वहां का क्या भूमिका रही है मिथिलांचल प्रदेश की। वहां एक से एक बड़े विद्वान पैदा हुए, बड़े विकट विद्वान वहां पर पैदा हुए। उनके सारे उन्होंने नाम भी बताए। आज के युग में भी सबसे बड़े जो यहाँ के हमारे कवि थे, जिनका कलकत्ते से भी काफी संबंध रहा, श्री नागार्जुन, वो भी मिथिला भाषा में यात्री के नाम से लिखे जाते थे। उनको कई पुरस्कार, कई सम्मान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ। विद्यापति पुराने कवि। इस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से और विद्वता के रूप में मैथिल अंचल हमेशा ही संपन्न रहा। आर्थिक रूप से भी वहां के संपन्न रहे, लेकिन प्राकृतिक विपदाओं से वहां की आर्थिक कमर टूटती गई और वहां के लोग रोजगार के लिए बाहर चले गए। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा, अब वहां पर एक विभीषिका, स्त्रियों की शादी में एक बहुत बड़े दहेज का देना एक बहुत बड़ा अभिशाप हो गया। इसको लेकर के उन्होंने कारण बताया, उसका क्या, उसका समाधान भी बताया। आइए हम श्री पवन झा से बात करते हैं। पवन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बताया, जैसे विवेकानंद जी बताया कि जो है स्त्री शिक्षा के बारे में कहा, तो वहां अभी क्या मिथिला वासियों में स्त्री शिक्षा क्या बढ़ रही है? कि स्त्री शिक्षा, जैसे उन्होंने बताया, स्त्री शिक्षा एकमात्र उपाय है इसको कर सकें, तो क्या बढ़ रही है? अगर महिलाओं को भी लोग पढ़ाते लिखे और शिक्षित लोगों के बीच में क्या ये बुराइयां नहीं है? क्योंकि मैं अन्य समाज की बात जानता हूं, वहां शिक्षित लोग भी इस बुराइयों से ग्रसित हैं। आपकी क्या स्थिति है? स्त्री शिक्षा बढ़ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मिथिलांचल में स्कूल का, स्तरीय स्कूल का अभाव है। आज भी सरकारी स्कूल हैं, वहां शिक्षक नहीं है, या एक शिक्षक है, बच्चे बहुत हैं, तो फैसिलिटी नहीं है, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। जो संपन्न लोग हैं, शहरों में रह रहे हैं, वे अपने
बेटियों को पढ़ाते हैं, खास करके जो दिल्ली बॉम्बे में जो मैथिल हैं उनकी बेटियां अच्छे पदों में जा रही हैं, अच्छा पढ़ रही हैं। गांव से रिलेटेड जो हैं वो थोड़ा पीछे हैं इस मामले में। एक्चुअली मिथिलांचल की सबसे बड़ी समस्या है कि वहां सामाजिक आंदोलन नहीं के बराबर हुए हैं। कुछ लोग थे जो पिछली शताब्दी में थे, जैसे हरिमोहन झा, बहुत बड़े फिलोसफर थे। उन्होंने खतरा मोल लेते हुए किताबें लिखी और खट्टर काका जैसी किताब उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने तर्क से, शास्त्रों के तर्क से भगवान की अवधारणा को नकारा। पहली बार मिथिलांचल में बहुत बड़ा क्रांति लाया वो, लोगों ने उनको पसंद किया, उनके लाखों में उनकी किताबें बिकी। खट्टर काका का तरंग अभी भी हॉट सेल है हिंदी में भी वो। मगर उसके बाद वो आंदोलन थम गया। नागार्जुन ने सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए दलित के यहां भोजन किया, समाज से बहिष्कृत हुए। फिर उसी समाज ने उनको स्वीकारा जब वो लेखन के बल पर पूरे देश में स्थापित हुए। मगर उस धारा को आगे ले जाने वाले लोग नहीं आए। इससे क्या हुआ कि वहां कोई आंदोलन मैंने संगठित नहीं हो पाया। और मिथिलांचल में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, पूरे देश में हैं, मगर वो वैचारिक क्रांति नहीं आ पा रही है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मिथिलांचल के लोग जर्नलिज्म में भरे पड़े हैं। देश के सभी राष्ट्रीय चैनल में मैथिल मिलेंगे आपको, मगर अपने समाज, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भले राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो भाषा के लिए कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी विडंबना है इस समाज के साथ। और जब तक इसका प्रतिकार नहीं होगा, ये लोग जब तक मिथिलांचल के लिए नहीं सोचेंगे, मिथिलांचल में बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत मुश्किल है। क्योंकि परिवर्तन हमेशा लेखन से आया है, हर समाज में आया है। आपके मारवाड़ी समाज में 19वीं शताब्दी में लेखन के बल पर इतनी बड़ी क्रांति हुई थी कि विवाह में वो अपने यहाँ पर्दा प्रथा हट पाई, विवाह में दहेज एक समय कम हुआ था, विवाह को दिन में कराना संभव हुआ था, बैंड बाजा बंद हो गया था, मृतक भोज बंद हो गया था। लेखन के बल पर लिखने वाले थे, उन्होंने समाज के सामने अपनी बात रखी, लोगों को कन्विंस किया। मिथिलांचल में ये चीज नहीं है, लेखक पत्रकार साइलेंट हैं और आंदोलन छोटे मोटे आंदोलन है, उसका स्ट्रांग नेतृत्व नहीं है जो एक्सेप्टेबल हो सबको। ग्राउंड लेवल तक लोगों को एक्सेप्ट होने वाला नेतृत्व अभी भी नहीं है। जो नेतृत्व है वो स्व केंद्रित अधिक है, वह सामूहिक नेतृत्व के रूप में तब्दील नहीं हो पा रहा है। तो इससे इस समाज को जब तक ये नहीं उभर पाएगा, यह समाज इसी तरह से बिखराव में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। विवेकानंद झा जी की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्तरीय स्कूलें बहुत है, सरकारी स्कूलें भी है, लेकिन स्तरीय स्कूलों का अभाव, मतलब शिक्षा अच्छी मिले ऐसी व्यवस्था हमारे मिथिलांचल में नहीं है। और उन्होंने कहा कि सामाजिक आंदोलन हमारे यहाँ, हालांकि उन्होंने इस बात को दोहराया कि हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े कवि हुए, नागार्जुन जी का नाम लिया, उन्होंने दलित के घर में भोजन करके सामाजिक बहिष्कार का आमंत्रण लिया, लोगों ने उनका बहिष्कार किया, बाद में उसी समाज ने उनको स्वीकार भी किया। अच्छी किताबें लिखी, पत्रकार भरे पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, टीवी में और समाचार पत्रों में पत्रकार बहुत बड़ी संख्या में मैथिल समाज के लोग हैं। लेकिन उन्होंने अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, परिवर्तन के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने राजनीति में भी कई लोग आगे बढ़े हैं। तो ये एक वैचारिक जो परिवर्तन जो आना चाहिए समाज के अंदर में लेखन द्वारा, क्योंकि बिना लेखन के आप सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते, समाज में परिवर्तन की लहर नहीं पैदा कर सकते, वो हमारे यानी ये विडंबना उन्होंने बताई कि जब तक ये चीज नहीं होती है कोई बड़ा सामाजिक सुधार वहां नहीं हो सकता। आइए हम बात करते हैं करुणा जी से। करुणा जी, आप तो स्वयं महिला हैं और मैं जहां तक जानता हूं कि ये सामाजिक कुरीतियां, चाहे दहेज हो चाहे अन्य कुछ हो, उसका सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है, औरतों को भुगतना पड़ता है। तो मिथिलांचल की औरतें क्या सोचती हैं, खासकर पढ़ी लिखी औरतें क्या सोचती हैं? और पढ़ी लिखी औरतों में भी कोई जरूरी कि पढ़ी लिखी औरतों में वैचारिक क्रांति आए, क्या स्थिति है वहां पर? वहां की महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या सोचती है? क्या उनमें परिवर्तन के लिए कोई जलजला है, कोई क्षोभ है उसके लिए? कहां तक महिलाएं आगे आ रही हैं आंदोलनों में? करुणा जी। जी धन्यवाद, आपने बहुत ही शानदार प्रश्न किया। खासकर नेपाल में जहां हम रह रहे हैं, वहां की महिलाओं की स्थिति बहुत ही अभी दयनीय है, जिसका मुख्य कारण है कि महिला अशिक्षित बहुत है। लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते,
क्यों? क्योंकि उसका मुख्य कारण दहेज है कि हम अपनी बेटी को चाहे कितना भी पढ़ा लें, फिर उसकी शादी में हमको उतना ही ज्यादा दहेज देना होगा। और जितना ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी उसके अनुसार उनका वर खोजना उनसे भी ज्यादा कठिन काम है। इसलिए बहुत लोग, पढ़े लिखे लोग भी हमारे समाज में अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा देने से भी कतराते हैं। यहां तक कि अपने लड़कों को मेडिकल या इंजीनियरिंग में डोनेशन देके भेज देते हैं, लेकिन अपनी लड़कियों को अच्छा स्कूल में देने से भी पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि वहां महिला की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं जहां रहती हूं नेपाल के सप्तरी जिला में, राजविराज में, वहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। डायन के आरोप में वहां गांव में, हर एक गांव में हर एक 2 महीने 3 महीने पर डायन के आरोप में महिलाओं को गंदा घोल के पिलाया जाता है ग्रामीण वासियों के द्वारा। ये लगभग साल में 5-6 घटना निश्चित होती है वहां, जिसका मुख्य कारण मैं मानती हूं कि वहां अशिक्षा है, महिलाएं में चेतना की कमी है, और वहां की जो कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं वो भी कहने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं कि ये समाज रूपी रथ के 2 पहिए होते हैं, स्त्री और पुरुष, लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी गाड़ी का एक पहिया स्कूटर का हो और दूसरा पहिया ट्रैक्टर का हो तो भी गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। और पढ़ी लिखी महिलाओं जो भी आगे भी बढ़ रही हैं उनका ब्रेक अभी भी पुरुषों के हाथ में ही है, खासकर हमारे मिथिलांचल में। इसलिए महिला स्वतंत्र रूप से, पढ़ी लिखी महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं पा रही और वो भी पुरुषों के द्वारा ही संचालित होती हैं। और मैं दहेज मुक्त अभियान से जुड़ी हुई हूं और मैं चाहती हूं कि मिथिला में ये जो दहेज का जो अभिशाप है हम लोगों के मिथिला की नारियों पर, वो बंद हो, या इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं और खासकर लड़के वालों से ज्यादा लड़कियों वाले भी इसमें इस दहेज को बढ़ावा देने में समर्थ हैं। क्योंकि अगर मेरी लड़की बीए पास कर जाती है तो मेरा ये इच्छा है कि मैं एमए करूं। अगर मेरी लड़की एमए है तो मैं चाहती हूं मेरा दामाद डॉक्टर हो, जिसके अनमेल विवाह के कारण भी बहुत रिश्ते भी टूटते हैं और घर में भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है और कहीं कहीं तो आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर दिया जाता है लड़कियों को। ये हमारे अभी मिथिलांचल की स्थिति है, जिसका मैं मुख्य कारण अशिक्षा मानती हूं। और वहां की लड़कियों को जब तक शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह मिथिलांचल की लड़कियां दहेज के नाम पर कुर्बान होती रहेंगी और पढ़ी लिखी महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रहती। क्यों? वो भी रूढ़िवादी परंपरा से, धर्म के नाम पर, सामाजिक विभेदता के नाम पर वो अपने आप को दहेज लेने में अपना सोशल स्टेटस समझती है, सामाजिक प्रतिष्ठा, कि अगर मेरा बेटा इतना पढ़ा है तो मैं अपने बेटे का दहेज नहीं लूंगी तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, समाज में मेरी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। लोग क्या कहेंगे, जो इसका बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बना, इतना बड़ा पद पे गया और इसके बेटे को 1 पैसा भी दहेज नहीं मिला। ये सोशल स्टेटस और झूठी शान के कारण आज पढ़ी लिखी महिलाएं भी दहेज के लिए अपने घर में प्रेरित करती हैं और दहेज लेने में महिलाओं का भी योगदान रहता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती। लेकिन इसी चीज को बदलना है और मिथिलांचल की महिलाओं में चेतना जगाना है और महिलाओं को अगर हम शिक्षित करेंगे, लड़कियों को अगर हम उच्च शिक्षा तक ले जाएंगे तो हमारी लड़कियां खुद अपने पैरों पर खड़ा होंगी और उनको हम दहेज नहीं देंगे तो उसके हिसाब से उनके जो समकक्षी वर होंगे वो निश्चित रूप से हमारी लड़कियों के साथ शादी करने के लिए मजबूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। करुणा जी ने बड़ी वेदनापूर्ण एक दृश्य हमारे सामने रखा। उनका एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मिथिला समाज की जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो भी इस दहेज की विभीषिका से उतनी ही ग्रसित है जितने की अनपढ़ महिला। एक तो वहां चेतना का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, दूसरा जो पढ़ लिख लिए हैं उनमें भी, अगर मेरी बेटी बीए है तो चाहता है कि लड़का एमए हो, लड़का एमए है तो दामाद डॉक्टर हो, कम से कम लड़की अगर एमए है तो दामाद डॉक्टर हो। तो ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और कोई लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा लड़का है, उसके दहेज, उसको अगर अच्छा दहेज नहीं मिलता तो वहां सामाजिक स्टेटस उनका खत्म हो जाता है कि आपका लड़का इतना पढ़ा है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, और आपके लड़के के शादी में कोई दहेज ही नहीं मिला, कुछ लड़की वालों से मिला ही नहीं, तो इसको लोग एकदम बहुत बुरी नजर से देखते हैं। तो लोग सोशल स्टेटस के लिए भी वो दहेज की
की प्रथा को जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये तो तस्वीरें पढ़े लिखे लोगों की, और अनपढ़ में तो औरतों को डायन बता करके उनको घोल पिला के मार दिया जाता है, गांव के लोग मार देते हैं, उसमें सब शामिल रहते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें पढ़े लिखों का में भी ये भयंकर है तकलीफ, जो अनपढ़ लोग हैं उनमें तो है ही। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग पढ़ाई वहां पर है वो पढ़ाई सिर्फ किताबी पढ़ाई है, वो सामाजिक पढ़ाई का अभाव है, सामाजिक शिक्षा का अभाव है। जैसा श्री पवन झा ने भी बताया पहले, सांस्कृतिक शिक्षा का अभाव है। ये जो एक उसको सारी कुरीतियों को तोड़ने का एक जो होना चाहिए सैलाब, वो अभी तक वहां पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया फिर भी ये प्रयास कर रही हैं, एक महिला होते हुए भी हवा के विपरीत वहां पर कोशिश कर रही हैं। इस प्रकार इन्होंने बताया कि किस प्रकार जो मिथिलांचल के पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो इस प्रकार हमने एक श्री विवेकानंद झा से पहले बात की, जो शिक्षक भी है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक स्कूल में और विद्यापति स्मारक मंच के मुखपात्र हैं। एक स्वतंत्र पत्रकार से बात की, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो महिला कार्यकर्ता है उनसे भी बात की हमने। इसके पश्चात हम एक वैदेही परिषद है कोन्नगर में, ऋषिराम के पास में, हुगली जिला में, पश्चिम बंगाल में, वहां के उपसभापति श्री महेश चंद्र झा से भी हम बात करेंगे। लेकिन समय हो गया ब्रेक का, हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सागर मंथन। पुदीना, भृंगराज, जप पुष्प, आंवला और तिल ऑयल जैसी 9 दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना आयुर्वेदिक नवरत्न तेल तनाव, सिरदर्द और थकान मिटाए, दी ठंडक भरा आराम। अब नवरत्न तेल एक नए अवतार में भी, नया नवरत्न कोकोनट कूल ऑयल, नारियल पोषण के साथ ठंडा ठंडा कोकोनट कूल। सेंचुरी प्लाई अब GSS 145 के साथ शक्ति और भरोसे का अटूट जोड़, मजबूती की मिसाल, नया सेंचुरी प्लाई। मिनी साड़ी, मिनी सलवार सूट, मेरी हर पल की पसंद। समय की रेत पर छोड़े हैं जिन्होंने कदमों के निशान, इस भूमि पर अपनी मेहनत से बनाई है एक नई पहचान। जिंदगी में भरे पड़े हैं खुशियों के कई रूप, आत्मकथा, धरोहर और उत्सव यानी जिंदगी का स्वरूप। वह जिंदगी क्रिएशन, वह जिंदगी। देखिए रविवार सुबह 10 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय इंडियन जेम एंड ज्वेलरी क्रिएशन एंड प्रिया बिस्किट। कोई होता है जीरो तो कोई बन जाता है हीरो। मस्ती होती है चारों ओर, हर तरफ शोर ही शोर। दिखाते हैं जहां आप अपने हुनर के रंग, छा जाते हैं हम आपके कैंपस के संग। कौन सिकंदर कैंपस के अंदर, कौन सिकंदर कैंपस के अंदर। देखें सोमवार और बृहस्पतिवार शाम 6:30 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। अब तो क्लास 12 हो गया गाइस, व्हाट नेक्स्ट? I want to do fashion designing. I think CA करना ज्यादा अच्छा रहेगा। I'm planning to do Montessori course. लेकिन कहाँ से करूँ, कब एनरोल करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। But should I go for it now? I wanted to do graduation in interior designing. यार देखो तो पता ही नहीं क्या करना है। Hey guys, कंफ्यूजन को करो दूर और देखो ताजा टीवी पर क्रॉसरोड्स, चूज योर राइट करियर ऑप्शन। क्रॉसरोड्स देखें हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। यहाँ की पुलिस एक्चुअली हमें बहुत हेल्प करती है, हम यहाँ पर आसानी से घूम फिर सकते हैं। आरक्षण होना चाहिए, अपने कंट्री में अपने पहचान बना पाएंगे। इकोनॉमी के हिसाब से रिजर्वेशन रखनी चाहिए। अब स्टूडेंट को बहुत प्रेशर दे रहा है। सिलेबस जो है वो थोड़ा डिवाइडेड हो सकता है। तो ये है एक ऐसा मंच जहाँ होती है सिर्फ आपकी आवाज, आपकी राय। मुझे भी कुछ कहना है। देखें शाम 5:50 पर, रात 10:50 पर, सिर्फ आपके अपने ताजा टीवी पर। आज हम पर चर्चा कर रहे हैं एक अत्यंत ज्वलंत सवाल पर। अब अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको उभार सके। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एनर्जी अनलीश होता है
तो उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, पीएचडी हो, नंबर ऑफ सीट्स मस्ट इंक्रीज। मैं पुलिस में ऐसे लोग बता सकता हूं जो कि साधुओं से भी अच्छे हैं। आप अगर समाज का सुधार करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा सरकार बने जो इस युद्ध को आगे की तरफ बढ़ाए। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन देखें रविवार शाम 6 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। कमेंट्री बॉक्स सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं मिथिलांचल में सामाजिक सुधार। और अभी ब्रेक में जाने के पहले हमने श्रीमती करुणा झा, जो वहां पर दहेज मुक्त मिथिला की उपाध्यक्षा हैं और खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वहां पर बड़ा वेदनापूर्ण दृश्य हमारे सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे पढ़े लिखे लोग भी वहां पर इस विभीषिका से ग्रस्त हैं, वो लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो उसी में लिप्त हो गए हैं। और जैसा कि मैंने भी बताया था, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सबसे ज्यादा खामियाजा वहां पर महिलाओं को, औरतों को भुगतना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं श्री महेश चंद्र झा से, जो वैदेही परिषद के सभापति हैं। झा जी, आपका स्वागत है। हम एक तो जानना चाहते हैं कि आपकी जो वैदेही परिषद है वो क्या काम कर रही है? वो क्या सिर्फ एक पुरानी परंपराओं को रखने का काम कर रही है, या ये जो अभी हमने सामाजिक कुरीतियों की बताई, ये भी इसकी भी एक परंपरा है, उन परंपराओं को तोड़ने का काम कर रही है? और किस प्रकार आप ये सारी जो सामाजिक कुरीतियों हैं, इनको आप किस रूप में देखते हैं, खासकर अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में? महेश जी नमस्कार। वैदेही परिषद एक सामाजिक संस्था नहीं है, ये जनक नंदिनी सीता का मंदिर है। इस मंदिर, सीता के मंदिर के माध्यम से मैं नारियों को उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। कारण है कि नारी शिक्षा के तहत बहुत ही पिछड़ी हुई है। ये हमारा जो मिथिलांचल है, ये विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, चाहे जिस किसी जात का हो, जिस किसी धर्म का हो, माने टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है। और वहां की महिला जो है सो शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ी हुई है। पिछड़ापन इसका मुख्य कारण है। पिछड़ापन होने के कारण, शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़ा होने के कारण से वहां बेमेल विवाह का प्रथा चल रहा है। आज समाज के कुछ जो 5-10% लोग हैं, धन बल के बल पर अपने लड़कियों का शादी बड़े घर में कर लेते हैं। उसका असर जो होता है वो बुरा होता है। आए दिन आप पेपर में देखते होंगे जो ये आत्महत्या हो रहा है, कहीं मार दिया जाता है औरतों को, उसका मेन कारण है बेमेल विवाह। बेमेल विवाह का मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। जिस दिन मिथिला की नारी शिक्षित हो जाएगी, निश्चित ही रूप से इसमें कमी आएगी और दहेज मुक्त मिथिला का स्वप्न हम लोग तभी देख सकते हैं। ये वैदेही परिषद के द्वारा नारियों का, वहां जनक नंदिनी सीता का जो स्थापना हुआ, उस माध्यम से नारियों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। वहां नारियों को बुला करके नाना प्रकार के भजन कीर्तन और मिथिला का जो कला कौशल है उसकी शिक्षा वहां दी जाती है। और वो नारी निश्चित ही तौर से वहां आकर के अपना कौशल कला का प्रदर्शन करती है, जिससे समाज में यह जाता है कि नहीं, मिथिला की नारी सचमुच रूप से अगर इसको साक्षर किया जाए तो ये अद्वितीय नारी कहलाएगी। वैदेही परिषद का स्थापना इसी सोच, जो हम लोग
बाहरी लोग यहां आकर के निवास करते हैं, उस महिलाओं को हम लोग साक्षर कर सकें, क्योंकि गांव से जो महिला आई है उतना साक्षर नहीं है। तो वैदेही परिषद के माध्यम से, जनक नंदिनी मंदिर के माध्यम से ये संदेश उन लोगों को देते हैं कि आप लोग इस सीता को देखिए, सीता कितना कष्ट पाई थी। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को कष्ट नहीं हो, आप लोग आगे आए, आप लोग ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, तभी हम लोग धनवान की तरफ स्वप्न देख सकते हैं और आप इस बेमेल विवाह को हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि ये मिथिलांचल जो है ये आर्थिक रूप से अभी विपन्नता के तरफ बढ़ता जा रहा है। उसका मुख्य कारण है अतिवृष्टि, अनावृष्टि और बाढ़ की विभीषिका। साल में 6 महीना तो ये बाढ़ में ही डूबा रहता है। तो वहां के जो 20% लोग हैं जो शहर में निवास करते हैं, वो अपने बच्चियों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं और उनकी बच्ची पढ़ लिख करके ज्ञानवान बनती है और कुछ हद तक महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। वो गांव की तरफ देखेंगे, गांव में मिथिलांचल की 80% महिला रहती है, जहां समुचित शिक्षा का व्यवस्था नहीं है वहां। और अभिभावक जो है ये सोचते हैं कि अगर इस महिला को अगर ज्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो इसका बर ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। तो उतने वो सक्षम नहीं, आर्थिक रूप से उतने शक्तिशाली नहीं है, संपन्न नहीं है। तो संपन्न नहीं रहने के कारण वो बेमेल विवाह करते हैं, जिसके कारण आए दिन आत्महत्या या नाना प्रकार की दुविधाएं महिलाओं के ऊपर हो रही है। महत्वपूर्ण बातें इसमें जोड़ी हैं। अभी श्री महेश चंद्र झा जी ने विशेष रूप से बेमेल विवाह पर उन्होंने कहा। बेमेल विवाह मतलब जहां पति पत्नी के बीच में कोई मेल नहीं, न तो उम्र का मेल है, न बुद्धि का मेल है, न शारीरिक मेल है, पूरा का पूरा एक माने हर हिसाब से जो कहीं कोई उसका सामंजस्य नहीं है, ऐसी शादियां वहां पर हो रही है और उसके कारण अंतोदगता आत्महत्या औरतों को करनी पड़ती है। ये एक प्रकार की बहुत बड़ी विभीषिका है। दहेज के अलावा, दहेज भी एक विभीषिका है, बहुत बड़ी विभीषिका है। दहेज के अलावा दहेज लेकर लड़की आती है, उसके बाद वो आत्महत्या करने पर मजबूर होती है। इतने पैसे उसके माँ बाप खर्च करते हैं, उसके बाद भी उसको ये आत्महत्या पर। आइए हम फिर बात करते हैं इनसे, विवेकानंद झा जी से। विवेकानंद जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आपने सांस्कृतिक फिलोसफर्स के कई नाम बताए, उसे साफ लगता है कि वहां पर बहुत समुन्नत शिक्षा कभी रही होगी। ये वहां पर प्राकृतिक विपदा कारण लोगों के आर्थिक रूप से कमर तो टूटी, ये तो बात में समझ में आई है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से ये चीजें वहां पर इतने बिखराव क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके लिए अभी तक जितने भी हमारे आपके वक्ताओं ने बताया, उसमें अब क्या ऐसे प्रभावशाली आंदोलन या क्या ऐसी चीज है, क्या लोग वहां पर आम जो आदमी भी तक, एक देखिए आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक रूप से बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हैं, लेकिन आम आदमी के बीच में क्या उसको लेके कोई घृणा या क्षोभ या गुस्सा है क्या लोगों में? लड़कियों में गुस्सा है क्या, वहां की नारियों में, वहां की शिक्षित लड़कियों में या अशिक्षित लड़कियों में? और अगर है तो उसको किस रूप में वो चीज सामने आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरी राय में ये जो समस्या आपने प्रश्न दिए है मेरे सामने, मैं समझता हूं इसका ये समाधान होगा। जो जमाना रही थी होगी, इतिहास के पन्ने में आ गई है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से, अपने अपने स्वार्थ परस्त होकर के, कैसे स्वार्थ सिद्धि हो, यही ध्यान में रख करके उस इलाके का शोषण किया है। और वो एक बहुत बड़ी कारण हो गई। वर्णमाला का ज्ञान नहीं, लेकिन उसे व्याकरण पढ़ने के लिए कहा जाए तो क्या अवस्था होगी। जिस कुर्सी पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह विनोदानंद झा सदृश चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कभी, उस पर एक अनपढ़ और जो शिक्षा का महत्व नहीं जानते थे, वो भी पहुंच करके और राजकीय हैं। क्या है? राजनीतिक लाचारी रही उस इलाके में, जिसका ओवरनाइट नहीं, दिनानुदिन क्रमशः ऐसे होते होते ये परिस्थितियां आ गई जो अब वो लाइलाज हो गया।
लाइलाज होते होते ये हो गया, जो ये विभीषिका सब जो है, जो स्त्री शिक्षा के रूप में बाधक हो गई, उसको यदि हम लोग निरंतर रखते, कंटिन्यूटी में रखते, तो आज ये समस्या नहीं आई रहती। सामाजिक चेतना, खास करके स्त्रियों को जागरूक करने के लिए जो अभियान है दहेज मुक्त मिथिला, जिसकी सांस्कृतिक सार्थवाह हैं श्रीमती करुणा झा जी, मैं इनके अभियान में तहे दिल से, व्यक्तिगत रूप से या विद्यापति स्मारक मंच जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, इनको उन्मूलन करने में मैं इनके साथ होऊंगा और आशा करता हूं पूर्ण विश्वास के साथ जो निकट भविष्य में इससे निजात पाएंगे हम। दूसरे दौर में ये कहा कि जो वहां की राजनीति भी है वो भी सामाजिक सुधारों से उसका कोई संबंध नहीं है। वे लोग अपने स्वार्थ के कारण अपने किसी प्रकार वो वहां पर राज करना जानते हैं। जिस कुर्सी पर कोई समय विनोदानंद झा जैसे व्यक्ति, श्री बाबू जैसे व्यक्ति, इस तरह की जो महान लोग राजनीति के बैठे थे वहां पर, अब जो राजनीतिक जो स्तर वहां का काफी घट गया है, इनको भी उन्होंने दोषी बताया। तो इस प्रकार से विवेकानंद झा ने उस लिस्ट में, चेक लिस्ट में राजनीतिक नेताओं का नाम भी जोड़ा। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर से पवन झा और श्रीमती करुणा, इनसे भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सागर मंथन। सब कुछ बढ़िया है सनी पाजी? सॉरी पाजी, माफ करो, गलती हो गई, बाकी सब बढ़िया है? ठीक है। अरे सॉरी क्या सॉरी यार, बच के चलो भैया, अंदर सब बढ़िया है? बढ़िया क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। नवरत्न तेल का एक नया अवतार अब नारियल पोषण के साथ तनाव, सिरदर्द और थकान मिटाए, बालों को दे भरपूर पोषण। नया नवरत्न कोकोनट कूल ऑयल, ठंडा ठंडा कोकोनट कूल। मीनू साड़ी, मीनू सलवार सूट, मेरी हर पल की पसंद। अरे कहाँ गए तेरी क्रीम वहाँ से? और अंडर आई डार्क सर्कल, लूज हर्बल फेस वॉश, खिल त्वचा, अब आप भी धो डालिए। सेंचुरी प्लाई अब GSS 145 के साथ शक्ति और भरोसे का अटूट जोड़, मजबूती की मिसाल, नया सेंचुरी प्लाई। समय की रेत पर छोड़े हैं जिन्होंने कदमों के निशान, इस भूमि पर अपनी मेहनत से बनाई है एक नई पहचान। जिंदगी में भरे पड़े हैं खुशियों के कई रूप, आत्मकथा, धरोहर और उत्सव यानी जिंदगी का स्वरूप। वह जिंदगी क्रिएशन, वह जिंदगी। देखिए रविवार सुबह 10 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय Indian Gem and Jewelry Creation एंड प्रिया बिस्किट। कोई होता है जीरो तो कोई बन जाता है हीरो। मस्ती होती है चारों ओर, हर तरफ शोर ही शोर। दिखाते हैं जहां आप अपने हुनर के रंग, छा जाते हैं हम आपके कैंपस के संग। कौन सिकंदर कैंपस के अंदर, कौन सिकंदर कैंपस के अंदर। देखें सोमवार और बृहस्पतिवार शाम 6:30 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। अब तो क्लास 12 हो गया गाइस, व्हाट नेक्स्ट? I want to do fashion designing. आई थिंक सीए करना ज्यादा अच्छा रहेगा। I'm planning to do Montessori course. लेकिन कहाँ से करूँ, कब एनरोल करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। But should I go for it now? I wanted to do graduation in interior designing. यार देखो तो पता ही नहीं क्या करना है। हे गाइस, कंफ्यूजन को करो दूर और देखो ताजा टीवी पर क्रॉसरोड्स, चूज योर राइट करियर ऑप्शन। क्रॉसरोड्स देखें हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। क्या
की पुलिस एक्चुअली हमें बहुत हेल्प करती है। हम यहाँ पर आसानी से घूम फिर सकते हैं। आरक्षण होना चाहिए, अपनी कंट्री में अपनी पहचान बना पाएंगे। इकोनॉमी के हिसाब से रिजर्वेशन रखनी चाहिए। अब स्टूडेंट को बहुत प्रेशर दे रहा है। सिलेबस जो है वो थोड़ा डिवाइडेड हो सकता है। तो ये है एक ऐसा मंच जहां होती है सिर्फ आपकी आवाज, आपकी राय। मुझे भी कुछ कहना है। देखें शाम 5:50 पर, रात 10:50 पर, सिर्फ आपके अपने ताजा टीवी पर। कमेंट्री बॉक्स सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम पर चर्चा कर रहे हैं मिथिलांचल में सामाजिक सुधार। और अभी ब्रेक में जाने पहले हमने श्री महेश चंद्र झा जी से, श्री विवेकानंद झा जी से बातचीत की। इसके पहले हमारे जो विभिन्न प्रतिभागी हैं, इन्होंने मिथिलांचल में सामाजिक रूप से जो गिरावट आई है, सामाजिक कुरीतियां जो बढ़ गई हैं, सामाजिक विभीषिकाएं जो बढ़ गई हैं, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, सामाजिक स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ी चीजें नहीं हो पा रही, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। आइए फिर बात करते हैं स्वतंत्र पत्रकार श्री पवन झा से। पवन झा जी, मीडिया का क्या रोल है? आपने ही शायद बताया था या किसी और ने बताया कि पूरे देश में जो समाचार पत्र है उसमें मिथिलांचल के बहुत लोग हैं, और साहित्य में बताया है, विवेकानंद झा जी ने बताया, और लोगों ने बताया, बहुत बड़े बड़े। फिर क्या कारण है कि ये आपके समाज के सुधार वो नहीं कर पा रहे हैं? मैं सारी दुनिया में सुधार कर रहे हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, पूरे देश में परिवर्तन की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने समाज में क्या वो समाज से अलग हो गए, कट गए हैं, या उनको अब उस बात से मतलब नहीं है, उनका पूरा स्वरूप राष्ट्रीय स्वरूप हो गया है? कौन जी? एक्चुअली मैथिल समाज पिछले कई सदियों से परावलंबी समाज है, दूसरे समाज के अधीन रहा है, और ये राज्य सत्ता से संचालित रहा है। मिथिलांचल दरभंगा राज्य परिवार का अंग रहा है, तो वह एक मानसिक दासता की जो प्रवृत्ति रही है, वह यह समाज उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। यह चाहे कहीं भी रहे, यह मानसिक दासता से घिरा हुआ है। ये अपने आका के लिए तो कुछ भी कर सकता है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी अफसरशाह है। हाँ, ये बिग बॉस अपने ऊपर वाले के लिए तो अच्छा काम कर देंगे, पर अपनी चेतना इनकी नहीं है। ये हनुमान है, हनुमान को अपनी चेतना नहीं थी, उनको कहना पड़ता था कि तुम्हारे पास बहुत बल है, तब उनको बल जागृत होता था। मैथिलों के साथ ही प्रॉब्लम है ये। क्योंकि दूसरी बात है कि पूरे मिथिलांचल में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, कोई भी लोकल उद्योग नहीं है, लोकल आय का साधन नहीं है। जो भी है वो ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग दूसरे लोगों के हाथ में है। खास करके मारवाड़ी समाज काफी बड़ी संख्या में आपको हर शहर में मिलेंगे। मैथिलों के पास अपने आय का कोई साधन नहीं है। तो तभी सुधार तभी हो पाएगा जबकि चौतरफा यहां पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप हो, शिक्षा भी डेवलप हो, सामाजिक चेतना भी डेवलप हो, सामाजिक आंदोलन भी संगठित हो, और लेखक पत्रकार उसको प्रमोट करें, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करें अपनी चीज को। तभी मिथिलांचल में एक बड़ा सुधार या दहेज मुक्ति ये सब का माहौल बनेगा। अभी माहौल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो मेजोरिटी तबका है, बड़ा तबका है, वो रूढ़िवादी है, कर्मकांड से बुरी तरह घिरा हुआ है, सुबह से पूजा पाठ में लगा रहता है, बस उसी को अपने जीवन का आखिरी लक्ष्य मानता है। जो सामाजिक रूप से क्या सुधार करना है इससे उसको मतलब नहीं है, वो स्वकेंद्रित है, अपनी आय अपनी व्यवस्था से आगे नहीं सोच पाता है, सामाजिक रूप से उसमें चिंतन नहीं है। तो चारों तरफ से उसको जब तक नहीं चेंज आएगी तब तक ना तो दहेज मुक्ति संभव है, ना तो मिथिलांचल का विकास संभव है, और ना राजनीतिक रूप से कोई बड़ा आंदोलन वहां संभव है। राजनीति अगर राजनेता वहां पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, इसका सीधा मतलब है कि जनता जागृत नहीं है, वो उनके झांसे में आती है तब तो कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं करुणा जी से। करुणा जी, बार बार एक ही बात आती है कि भाई महिलाओं में खासकर शिक्षित नारी में आपने जो बताया ये वास्तव में एक बहुत ही दुखद स्थिति, शिक्षित नारी भी बह गई उसके अंदर में। तो क्यों नहीं वहां पर चेतना जागृत हो रही है? क्या कारण है कि शिक्षा के बावजूद, शिक्षा तो हुई है, वहां पर स्कूलें खुल रही है, लड़कियां पढ़ी लिखी भी है, खासकर नेपाल वगैरह में, तो क्या कारण है, क्यों नहीं उस जड़ता से ऊपर आ पा रही है? और
क्या होना चाहिए जिससे कि वो जड़ता को नष्ट कर सकें, परंपराओं को खत्म कर सकें, रूढ़ियों को खत्म कर सकें और एक नया समाज कर सकें? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। महिलाएं कमजोर होती नहीं हैं, उनको बना दिया जाता है, और महिलाओं को कमजोर बनाने में वहां के पुरुषों का ही सबसे बड़ा हाथ है। पढ़ी लिखी भी महिला भी हो, उनको भी अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली है, अपना उनको फैसला लेने का अधिकार नहीं मिला है, और वो अभी भी परतंत्रता की जिंदगी जी रही हैं, और इसलिए वो अपना सेल्फ डिसीजन कहीं भी नहीं ले पा रही हैं। और इसके लिए हम लोगों ने दहेज मुक्त मिथिला के उपाध्यक्ष होने के हैसियत से मैंने सोचा है कि गांव-गांव में महिलाओं को जागृत करने के लिए गांव-गांव में महिलाओं का एक अभियान शुरू किया जाए, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं जागेंगी तब तक मिथिलांचल में पूरी ताकत भी लगा दी जाए सरकार की तरफ से या मिथिला वासियों की तरफ से, तब तक ये दहेज मुक्त संभव नहीं है। क्योंकि नारियों का सैलाब जिस ओर उमड़ जाता है, इतिहास गवाह है, इतिहास बदल जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमने सोचा कि अब गांव हो या जिला, हर एक स्तर में महिलाओं को जागृत करने के लिए एक अभियान छेड़ा जाएगा, और घर घर से महिलाओं की तरफ से ये दहेज न लेने और न देने का जब तक बिगुल नहीं फूका जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये दहेज मुक्त मिथिला का जो सपना है वो साकार होगा। और मैं ये कहना चाहूंगी मिथिलांचल की महिलाओं के लिए कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये कविताएं हमने बचपन में पढ़ी थी, अब उसको हम लोग को छोड़ना होगा, और हम 21वीं सदी में हैं, और 21वीं सदी में हम लोगों का ये नया संकल्प लेना होगा कि करो नया संकल्प, अभी तुम कर लो नई कहानी, या तो जीजाबाई बनो या झांसी की रानी। कुल मिलाकर के जो बात सामने आई सब विभिन्न वक्ताओं के द्वारा कि एक परिवर्तन की चाह तो है बहुत बड़ी, लेकिन इतना ज्यादा जड़ हो गया है समाज, इतना ज्यादा जड़ता से जुड़ गया है कि वहां परिवर्तन करने के जो लोग होते हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो वहां पर बहुत कम लोग हैं। लेकिन फिर भी प्रवक्ताओं की बातचीत से लगा कि समाज के लोग निराश नहीं हुए हैं, वो एक कोशिश करना चाहते हैं, नई कोई बिगुल फूकना। करुणा जी ने बताया, और खासकर ऐसा लगता है कि जब तक वहां की नारी जागृत नहीं होगी, वहां की लड़कियों में क्रांति नहीं आएगी, वहां के नारी समाज के अंदर जब तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, विद्रोह नहीं करेंगी, तब तक लगता है कि वहां की जो सामाजिक विभीषिकाएं हैं कम होने वाली नहीं है। इस प्रकार मिथिलांचल में सामाजिक सुधार विषय पर हमने सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक विभीषिकाएं, खासकर उस अंचल की, उस पर हमने काफी चर्चा की। उसके जो संभावित समाधान है उन पर भी हमने बातचीत की। हम बहुत अब हम हमारे दर्शकों से भी चाहेंगे कि अगर आप भी अपना कोई विचार इस संबंध में, इस विषय पर देना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए। हमारा पता नोट कर लीजिए, ताजा टीवी 26C क्रीक रो, कलकत्ता 14। आप अपने विचार हमें ईमेल से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tajatv.com। हम बहुत आभारी हैं श्री विवेकानंद झा, श्री पवन झा, श्रीमती करुणा झा और श्री महेश चंद्र झा के, जिन्होंने हमारे स्टूडियो में आकर के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखी। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।